हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय आगरा के द्वारा आपकी ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। साथ ही में ये वीडियो भी आपकी पढ़ाई में मदद करेंगे। आज इनकम टैक्स के रेजिडेंशियल स्टेटस को समझेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 अंडर सेक्शन 6 आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की निवासीय स्थिति का वर्णन जो कि धारा 6 के अंतर्गत किया जाता है। निवासीय स्थिति रेजिडेंशियल स्टेटस। द इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एन असेसी डिपेंड्स अपॉन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। फॉर इंस्टेंस, इनकम earned by an individual outside India is taxable in India or not depends upon the residential status of the individual rather than on his citizenship. एक व्यक्ति की निवासीय स्थिति की अवधारणा व्यक्ति की नागरिकता पर निर्भर नहीं करती। ये उसके लिए एक भारतीय जो भारत का नागरिक है आयकर के उद्देश्य से अनिवासी भी हो सकता है, जबकि एक अमेरिका का व्यक्ति आयकर हेतु भारत में निवासीय स्थिति प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर निवासीय स्थिति का मतलब व्यक्ति की नागरिकता से नहीं बल्कि इनकम टैक्स के रेजिडेंशियल स्टेटस से है। रेजिडेंशियल टाइप्स ऑफ रेजिडेंट्स दो प्रकार, रेजिडेंट्स, नॉन रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। यहाँ रेजिडेंट्स के टाइप को दो भागों में व्यक्त किया गया है, निवासी और अनिवासी। फिर निवासियों को भी दो भागों में व्यक्त किया गया है, साधारण निवासी और असाधारण निवासी। साधारण निवासी और असाधारण निवासी के विषय में हम आज देखेंगे। Residential status of an individual. An individual is said to be resident of India in any previous year if he satisfy at least one of the following basic conditions. एक व्यक्ति भारत का साधारण निवासी या निवासी हो सकता है यदि वो उसकी शर्तों को पूरा करता है। निवासीय स्तर पर निवासीय स्थिति को बताने के लिए दो कंडीशंस होती हैं, एक बेसिक कंडीशन और एक एडिशनल कंडीशंस। आज हम बेसिक कंडीशंस को समझेंगे। फर्स्ट बेसिक कंडीशन, ही इज़ एन इंडियन इन द प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। मतलब एक व्यक्ति जो भारत का निवासी है उसे भारत में गत वर्ष के दौरान 182 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो। यहाँ 182 दिन से मतलब हमारा एक असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक होता है, जिसमें 365 दिन होते हैं। उसमें से कम 182 दिन उसे भारत में रहना अनिवार्य है। दूसरी बेसिक कंडीशन, ही इज़ इन इंडियन फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज or more during the previous year and 365 days or more during the 4 years immediately preceding the previous year। यहाँ मतलब इससे है कि उस व्यक्ति को गत वर्ष में 60 दिन या इससे अधिक की अवधि के लिए वो भारत में रहा हो, या वो गत वर्ष से इसके साथ गत वर्ष से पूर्व के लगातार 4 वर्षों में वो 365 दिन या उससे अधिक दिन के लिए भारत में रहा हो। यहाँ दूसरी शर्त का मतलब आप ऐसे समझें, जैसे आपका जो नया असेसमेंट ईयर चल रहा है, जो आपका असेसमेंट ईयर है 365 दिन में से अगर वो 60 दिन रहता है और उससे पूर्व के लगातार 4 वर्षों में उसे कम से कम 365 दिन भारत में रहना अनिवार्य है। लेकिन इस दूसरी मुख्य शर्त की कुछ अपवाद भी हैं जो इस प्रकार हैं, एक्सेप्शंस। फर्स्ट, इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई इंडियन सिटीजन जो एक भारत का नागरिक है गत वर्ष में रोज़गार के लिए भारत से बाहर जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे 60 दिन के स्थान पर 182 दिन गत वर्ष में भारत में रहना होगा। सेकंड,
Indian citizens who lives India during the previous year as a member of crew of Indian ship. यदि कोई भारतीय नागरिक एक भारतीय जलयान पर चालक दल के सदस्य के रूप में भारत को छोड़कर जाता है तो ऐसी सिचुएशन पर भी उसे 60 दिन के स्थान पर 182 दिन गत वर्ष में भारत में रहना होगा। थर्ड कंडीशन, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स ऑन विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर कोई भारतीय निवासी या भारतीय मूल का व्यक्ति गत वर्ष में भारत आता है तो ऐसी स्थिति में भी उसे 60 दिन के स्थान पर 182 दिन भारत में रहना होगा। यहाँ पर भारतीय मूल से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो खुद व्यक्ति वो स्वयं या उसके माता पिता या उसके दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, अर्थात 15 अगस्त 1947 से पहले हुआ हो, तो उसे भारतीय मूल का व्यक्ति माना जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बंद करो।